हेलो दोस्तों, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 26 पे। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता की बातें की थी इतिहास में, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे अब और इसके टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, यानी नगर योजना। जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी उसको हम लोग समझेंगे। और उसमें सबसे पहले देखिए, हम लोग को समझना कैसे है कि हम लोग सबसे पहले हम आपको बताए भी थे कि हड़प्पा से पहले जो ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ था, यानी ग्रामीण जो एरियाज थे, जैसे हड़प्पा भी पहले अर्धविकसित क्षेत्र था, जैसे सोथी संस्कृति के बारे में हम चर्चा किए थे। इन सभी क्षेत्र से ही जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ है, उसी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें टाउन प्लानिंग उसकी कैसी थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी नगर ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नगर नहीं भी हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो और इसमें आप ये भी देखिएगा कि समकालीन दौर से, मतलब आज के दौर से इसको रिलेट करके पढ़िएगा तो सारी बातें समझ में आपको आती चली जाएंगी और आसानी भी होगा आपको याद करने में। तो चलिए, नगर योजना जो इसकी है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे, इसमें सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर दुर्ग में कैसे कैसे ये बटा था और उसके कुछ अपवाद थे, उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें दुर्ग की चर्चा हम कर लेंगे। दूसरे में इसमें जो है कि भवन आखिर कैसे कैसे बनते थे, इसकी सड़कें कैसे थी, इसमें जो भवन में जो है इसमें दीवार कैसे थे, उसमें ईंट का जो प्रयोग होता था वो कैसे थे, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके छत का जो निर्माण होता था उसमें क्या व्यवस्थाएं उस समय थी। उसके अलावा वहाँ पे खिड़की का साक्ष्य कहाँ से मिला, वहाँ रोशनदान का साक्ष्य कहाँ से मिला, वहाँ दरवाजे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर सड़कों पर चर्चा करेंगे, फिर उसकी नाली व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और अंतिम में हम लोग उसके अन्नागार की चर्चा करेंगे। यानी आप सामान्य रूप से आज अपने घर को जो देखते हैं उसी से संबंधित सारी बातें पढ़ेंगे। और इसके बस एक ही चीज़ इसमें है कि दुर्ग और उसमें जो अपवाद है उसको हम लोग देख लेंगे, तो सारी बातें एकदम समझ में आती चलेंगी और आसान भी है, ज़्यादा है भी नहीं। इसमें कुछ अपवाद हैं, उसी को बस याद रखना है हमें और बाकी समझ लेना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि देखिए, जो यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ से दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। तो दुर्ग दो तरीके से था, एक पश्चिमी दुर्ग और एक पूर्वी दुर्ग। तो पूर्वी दुर्ग और पश्चिम दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिम में जो था इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, और पूर्वी दुर्ग जो है यहाँ पे कहा जाता है ये नगर के रूप में होगा, और यही दो भाग में ये बटा हुआ था। तो ये ध्यान में रखना। और इसके प्रमाण लगभग सभी जगह से मिले हैं, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, और भी अन्य जो भी इसके स्थल है वहाँ से। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कहाँ से क्या नहीं मिला है, उसको भी हम लोग को देख लेना है, और यही अपवाद आपके लिए मेन है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि दुर्ग, इसके हेडिंग में ही बना दीजिए। तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट बात जो है इसकी, वो नगर योजना ही है, टाउन प्लानिंग ही इसकी है, जो इसको सबसे विशेष बना देता है उस दौर में, और उस दौर के सभी समकालीन सभ्यताओं में भी इसको विशेष बना देता है, क्योंकि ये उससे कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित, और आज के रूप में भी आप आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें भी कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हम लोग से बहुत आगे की सोच रखते थे। तो चलिए, हम लोग उसी में दुर्ग की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका एक हेडिंग देखिए, इसमें बड़े से लेकर छोटे तक पहुंचेंगे, यानी पहले दुर्ग की चर्चा, फिर उसमें सड़क कैसी है, उसमें फिर नाली कैसी है, उसके बाद हम लोग भवन में आएंगे और भवन के भी स्ट्रक्चर को समझेंगे, तब ये टॉपिक खत्म होगा। और यही इसमें पढ़ना भी होता है नगर योजना में, ठीक है। तो सबसे पहले और दूसरी बात आपको बताएं कि ये जो ग्रिड पद्धति पर इसका नगर योजना जो था वो ग्रिड पद्धति पर था। किस पर? ग्रिड पद्धति पर था इसका नगर योजना। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इसके दुर्ग दो भागों में विभाजित थे, हम लिख देते हैं दुर्ग। ये जो था दो भाग में विभाजित था। पहला इसका जो बना देते हैं पूर्वी भाग और इसका पश्चिमी भाग। देखिए, पूर्वी भाग जो था इसको नगर कहा जाता है कि ये नगर इस क्षेत्र में थे, और इस जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, ये इसके बारे में बताया जाता है। तो ये क्यों बताया जाता है? यहाँ से कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि आप देखिएगा जल कुंड का प्रमाण मिला है, कुछ विशेष है यहाँ पे।
तो वो सभी इसको विशिष्ट बना देते हैं पश्चिमी टीले से। तो पश्चिमी टीले से हम लोग देखेंगे जलकुंड का प्रमाण मिला है, कोष्ठागार का प्रमाण मिला है, उसके बाद आप देखिए जलाशय का प्रमाण मिला, प्रसाद मिले हैं, उसका राजमार्ग का प्रमाण मिला, यहाँ से सोने के आभूषण भी मिले हैं। तो इसीलिए ये दोनों ही और इसमें देखिएगा कि उतने मतलब जो प्रमाण यहाँ से भी बहुत कुछ के मिले, लेकिन यहाँ ज़्यादातर आप देखिए सोने की जगह पे मिट्टी के और ये टेरिकोटा के बने हुए आभूषण ज़्यादा मिले। तो इसीलिए इतिहासकार इसको मानते हैं कि ये जो है पश्चिमी दुर्ग ये शासक वर्ग का रहा होगा और ये सामान्य लोगों का हो सकता रहा होगा। ये नगर के रूप में इसको 2 भाग में बटा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। ये तो लगभग सभी जगह से मिला हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग को अपवाद को ही याद रखना है कि आखिर कौन कौन से अपवाद हैं जहाँ से क्या प्रमाण मिले हैं। तो देखिए इसमें अपवाद ही हम लिखते हैं। तो देखिए आप उसको शब्द में आप लिख लीजिएगा कि पूर्वी दुर्ग जो है वो नगर के रूप में था और पश्चिमी भाग शासक वर्ग लोग रहते थे। ये 2 भागों में बटा हुआ था दुर्ग और ये हड़प्पा की एक विशेषता थी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद में आप लिखें, अपवाद में ही आपको यही आपको ध्यान में रखना भी है, इसको समझना है, बस इसे ध्यान रखिएगा। चंद्रहुदुर्ग, ये जो स्थल है यहाँ से किसी भी प्रकार का दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, यानी यहाँ से कोई दुर्ग नहीं, कोई भाग नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले, स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए चंद्रहुदुर्ग से दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। ये एक अपवाद हो गया, पहला अपवाद। दूसरा अपवाद इसमें ये लिखिए कि लोथल जो है उसके दुर्ग, जैसे हम बताया आपको सभी दुर्ग पश्चिम और पूर्वी भाग में विभाजित था। लोथल में यह स्पष्ट ही नहीं है कि वो पूर्वी भाग में कौन था और पश्चिम भाग में कौन था, यानी उसके कोई स्पष्ट नहीं है। तो लोथल और सुरकोटदा, तो दोनों ही लिखिए आप, लोथल तथा सुरकोटदा, लोथल तथा सुरकोटदा से दुर्ग के विभाजन का प्रमाण नहीं मिला है। यानी उसमें सीधा आप लिखें, ये छोड़िए, सुरकोटदा से एक ही टीले का प्रमाण मिला है। टीले या दुर्ग, इसी को आप लिखना, दुर्ग का प्रमाण मिला है। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों ही यहाँ पे देखिए विभाजित नहीं था दुर्ग तो था, लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि पूर्वी दुर्ग कौन था, पश्चिमी दुर्ग कौन था। तो ये लोथल से और सुरकोटदा से, ये आप याद रखिएगा। और एक और इसमें आप याद जो मेन है, तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, तो वो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों ही आपको याद रखने होंगे दुर्ग के बारे में। और तीसरा पॉइंट जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा में नगर 3 भाग में विभाजित था, 3 भाग में ये बटा हुआ था। ऐसे कर दीजिए इसको, ऐसे 3 भाग में बटा हुआ था। नगर जो है वो है लोअर टाउन, मिडिल टाउन और अपर टाउन, यानी निम्न शहर, मध्य शहर, उच्च शहर। तो ये 3 भाग में विभाजित था। तो आपसे यही पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा स्थल है जहाँ पे जो नगर का जो विभाजन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। तो यही आपको याद रखना है, धोलावीरा। तो ये तीनों ही आपको याद रखने फैक्ट जो है, और बाकी समझ आप गए होंगे। चलिए अब अगली इसमें जो चर्चाएं हैं वो होंगी आपके, देखिए इसमें अपवाद पर ही ज़्यादा बल दीजिएगा और उसी को याद रखिएगा, बाकी उसके कंसेप्ट को बस समझ लेना है और वही मेन है। समझना भी जरूरी है और इसके फैक्ट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए अब हो गया दुर्ग के बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे दुर्ग के बाद सड़क कैसी थी। तो सड़क के ऊपर आप सड़क आदि की तरह मान लीजिए थी, जिसमें 3 सड़क 3 भाग में विभाजित था। एक होता था, ये मान लीजिए मेन सड़क था और ये इसका सहायक सड़क ये हो गया और इसका जो है गली सड़क। मान लीजिए ये गली सड़क है, किसी का घर है यहाँ से ये गली से ये गए,
यहाँ पे सहायक सड़क में और सहायक सड़क से वो मेन सड़क में। तो ऐसे ही था, 3 भाग में विभाजित था। तो पहला सड़क आप लिख लें, सड़क 3 भाग में विभाजित कौन कौन था? गली सड़क, सहायक सड़क और मुख्य सड़क। सड़क 3 भाग में था, गली सड़क, मुख्य ये सहायक सड़क, और तीसरा है मुख्य सड़क। सड़कें बनती आखिर कैसी थी ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, मिट्टी का प्रयोग होता था, इनके प्रयोग से ही सड़कों का निर्माण होता था। लेकिन अब 1-2 अपवाद भी हैं। कालीबंगा एक जगह है, कालीबंगा राजस्थान में, वो पढ़ाएंगे हम आपको साइट में तब, तो आप इसे यहीं लिखें, कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ से कालीबंगा से सड़क निर्माण में पक्की ईंटों का प्रमाण, सड़क निर्माण में पक्की ईंटों का प्रमाण मिला है। यानी सड़क को बनाने में यहाँ पे पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद आप आ जाइए कि और भी इसके कुछ प्रमाण है। सड़कें देखिए एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर ऐसे करके काटती थी, और ये ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटते रहती थी। और सड़कों के ही किनारे नदी, ये क्या थे, नाली व्यवस्था भी था। तो नाली भी एक दूसरे को समकोण पर काटेगी। तो यानी सड़क और नाली दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने मतलब काटती थी समकोण पे। तो अब इसमें भी कुछ ऐसे जो कि समकोण नहीं काटती है, वह कहाँ पे है? तो बनावली का एक लिख लें स्टार मार के कि बनावली में सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री जिसको बोलते हैं पर काटे बगैर समानांतर गुजर जाती थी, जिसका प्रमाण मिला है। और नाली में भी यही बात हो जाएगा इसका। तो चलिए सड़कें ये हम लोग देख लिए कि सड़कें आखिर 3 प्रकार की थी। तो गली सड़क, सहायक सड़क और मुख्य सड़क। गली सड़क जो है ये सहायक सड़क में मिलती थी और सहायक सड़क जाके मुख्य सड़क में मिल जाती थी। ये सड़कें थी। सड़कों के निर्माण में मिट्टी का प्रयोग होता था, मिट्टी हो गया, उसके बाद कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग जो हुआ है वो एक ही जगह से हुआ है, वो है कालीबंगा से। उसको याद रखिए। मोहनजोदड़ो से भी एक प्रमाण रख लीजिए याद कि ये पक्की ईंट उस पे सड़कों पर गिरे हुए मिले हैं। अब बात करते हैं कि सड़कें सबसे ज़्यादा लंबी या राजपथ का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी सबसे चौड़ी सड़कों का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। उसको आप लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण मिला है, यानी राजपथ का प्रमाण आपको पूछे कहाँ से मिला है तो वो मोहनजोदड़ो से है। तो आप उसको याद रखिएगा। और फिर एक और चीज़ याद रखिए कि आखिर बनावली में सड़कें एक दूसरे को बगैर काटे निकल जाती है। और इसकी विशेषता ये है कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, यानी समकोण पे काटती है, और बनावली में वो नहीं होता है। तो ये समकोण पर बगैर काटे निकल जाती है। तो ये भी आप अपवाद में रखिएगा। तो चलिए सड़कों पर बातें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग नाली व्यवस्था इसकी कैसी थी। तो नाली व्यवस्था पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नाली भी हम आपको बताएं कि सड़कों के ही किनारे नाली व्यवस्था बनाई जाती थी, और वो भी समकोण। तो नाली कैसी थी, जैसे कि मान लीजिए जो घर था उस समय वहाँ पे, तो उसके रसोई घर से या फिर शौचालय से या फिर स्नानागार से, इन सबों से नाली जुड़ी हुई थी और वो दीवार के सहारे वो निकल जाती थी। तो ये नाली जाके मेन जो सड़क के किनारे या गली के किनारे नाली होती थी उसमें जाके गिरती थी, और ये फिर मुख्य सड़क जो था उसके किनारे जो मुख्य नाली होती थी उसमें जाके गिरती थी। तो सभी जगह नाली भी 90 डिग्री का यानी समकोण ही एक दूसरे पर को काटती थी। लेकिन बनावली भी वो अपवाद है जहाँ पे नाली 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटती है। अब नाली से संबंधित भी कुछ व्यवस्थाएं जो प्रमाण है उसको हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हम लोग नाली व्यवस्था या जल
इसको बोलते हैं जल निकासी प्रणाली, जल निकास प्रणाली। तो इसे आप लिखें जल निकास प्रणाली, ये कैसी थी? तो इस दौर की जल निकास प्रणाली हम आपको बोले कि नाली घरों से निकलकर सहायक सड़क के किनारे बने नाली में गिरती थी और फिर वह मुख्य नाली में जाकर मिल जाती थी। ये तो हो गया नाली। अब देखिए दूसरी बात कि नाली जब बनाया जाता था उसके बीच बीच में गड्ढे बनाए दिए जाते थे, यानी उसको कूड़ादान के रूप में आप मान लीजिए कि वो होता था। वहीं पे नाली में जो भी कचरा होता था वो वहाँ पे जाके फंस जाता था और उसको लोग निकाल देते थे। निकालने के लिए भी सीढ़ी उसमें व्यवस्था ये लोथल से मिला है कि नाली में उतरने के लिए सीढ़ी का प्रमाण। लोथल से मिला है। अब देखिए अब है कि नाली आखिर किस किस तरीके मतलब चीज का बना होता था। तो आप इसमें देखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेरिकोटा के पाइप का नाली बना हुआ होता था। तो टेरिकोटा का पाइप मतलब ये हो गया कि पक्के मिट्टी का पाइप जो बनता था उसका ही प्रयोग वो करते थे नाली के रूप में, यानी नाली बनाने में। तो टेरिकोटा इसको पक्की मिट्टी बोला जाता है, टेरिकोटा। पाइप का प्रयोग नाली रूप में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किया जाता था। ये आप याद रखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में टेरिकोटा के नाली का प्रयोग किया जाता था। अब आ जाइए, आपको बता भी दिए कि बनावली में नाली एक दूसरे को समान समकोण नहीं काटती थी, यानी वो समानांतर गुजर जाती थी। तो यहाँ भी बनावली में नाली एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इससे एक और, लकड़ी के खोल का यानी खोलिए का, यानी आप कह दें कि लकड़ी की बनी नाली कहाँ पे मिला है उसका प्रमाण। यह भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी की बनी नाली का प्रमाण मिला है जो कालीबंगा में है, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप लिखें लकड़ी की नाली का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। ये आपका नाली से संबंधित हो गया। सड़क और नाली हम लोग देख लिए। अब आ जाइए हम लोग जो अन्य कुछ क्षेत्र जो चीज़ है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो उसमें हम लोग अब देख लेते हैं कि आखिर और क्या है, भवन कैसे आखिर बनते थे, तो उस पर अब चर्चाएं हो तो बेहतर है। तो भवन के बारे में हम लोग समझे कि भवन जो बनाए जाते थे उसमें ईंट का प्रयोग होता था।
तो ईंट में कौन कौन सी ईंट, कच्ची और पक्की दोनों ईंट। तो पक्की ईंट वहीं पे प्रयोग होता था, उसको आप लिख लीजिए कि पक्की ईंटों का प्रयोग वहीं होता था जहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा संभावनाएं होती थी, और जहाँ बाढ़ आने की संभावनाएं नहीं होती थी वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अब देखिए कि पक्की ईंटों का प्रयोग हो ही गया घर बनाने में, तो अब सबसे पहले हम लोग भवन निर्माण में हम लोग बात कर लेते हैं कि भवन निर्माण तो अब इसी में हम लोग सबसे पहला लिख लेते हैं ईंट, कि आखिर भवन में क्या क्या चीज़ है जैसे जो बनता था उसका। तो ईंट का प्रयोग जो होता था वो ईंट का जो साइज होता था, जिसका हम लोग साइज बोलते हैं, साइज इसका ये होता था 4:2:1 के अनुपात में, ये सामान्य था। अब ईंट किस किस प्रकार का होता था, तो ईंट देखिए जो ईंट होता है वो तो सामान्य था ही, होता ही था। अब ईंट होता था कैसे, एल प्रकार का होता था, टी प्रकार का होता था, और भी अन्य प्रकार के होते थे, तो उनका प्रयोग होता था ईंट में। क्यों, तो एल प्रकार का ईंट जो होता था नाली के बगल में, यानी जहाँ पे फोल्ड है वहाँ पे फोल्ड करने के लिए, टी प्रकार का भी नाली या कहीं और या दीवार को टर्निंग करने के रूप में वहाँ पे प्रयोग होता था। तो एल टी अन्य एवं अन्य प्रकार के ईंट का प्रयोग होता था। तो ये हो गया। अब ईंट से कुछ प्रमाण ईंट के बारे में भी आप देख लें। चंद हुथड़ो जो है, हुथड़ो पर, चंद हुथड़ो में ईंट पर कुत्ते तथा बिल्ली के पैर या पंजे का निशान मिला है। यहाँ पे चंद हुथड़ो में इसका प्रमाण मिला है कि ईंट जो है वहाँ पे पैर या इसके पंजे का प्रमाण मिला है। और इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ईंट जो सुखा के रखा जाता होगा, सुखाया जाता होगा जैसे कि ज़मीन पे उसको रख के, तो उसी दौर में बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ता दौड़ रहा होगा और वो उस पर चला गया होगा, या वही सुखाने के ही क्रम में जो रखे गए ईंट होंगे उस पर वो चढ़ के चला गया होगा, तो इसीलिए इसका प्रमाण मिला है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ईंट तो हो गया, इसका साइज हो गया, ईंट का प्रकार कैसे एल टी ऐसे प्रकार में होता था, इस प्रकार से भी होता था, तो ये सभी हम लोग प्रकार देख लिए। तो अब देखिए कि कहाँ से इसके विशिष्ट कुछ थे अपवाद, तो उसको देख लिए। अब ईंट हो गया। अब दीवार का जो बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था, यानी गृह निर्माण में ईंट के बाद तो दीवार का ही प्रयोग होता है, तो दीवार आखिर कैसे कैसे बनता था दीवार, इसको भी लिखें। देखिए सारे चीज को एक दूसरे से लिंक करके, यानी आज के समय से जोड़ के पढ़िएगा तो आसानी से आपके दिमाग में रहेगा। तो दीवार का जो बनाया जाता था उसमें साहुल का प्रयोग होता था, तो मिट्टी के साहुल का प्रयोग, साहुल का प्रयोग लोथल में किया जाने का प्रमाण मिला है। तो देखिए साहुल का काम क्या है, जैसे कि आप दीवार बनाते हुए देखे होंगे कि उसका जो बनाते हैं वो देखिएगा कारीगर लोग, उसमें साहुल का प्रयोग है ताकि वो सीधा रह सके, दीवार टेढ़ा उड़ा ना हो सके। तो इन साहुल का प्रयोग जो होता था वो लोथल में उसका प्रमाण मिला है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी बात कि अब देखिए दीवार को बनाने में आखिर क्या प्रयोग किया जाता था, आखिर जो मिट्टी ये जो बने होते थे ईंट, उसको कैसे जोड़ा जाता था, तो उसमें दीवार बनाने में या इसको दीवार निर्माण में, इसको दीवार ही लिखें, दीवार निर्माण में ईंट को जोड़ने के लिए, ईंट को जोड़ने के लिए जिप्सम, फिर मिट्टी और चूना पत्थर का इस्तेमाल
होता था। इन सभी चीज़ों का प्रयोग इसमें किया जाता था दीवार को बनाने में। अब दीवार बन गया तो अब इसमें छत भी होगा, तो उस समय के छत कैसे थे उस पर अब चर्चा कर लीजिए कि आखिर छत उस समय किस प्रकार का था। अभी के जस्ट अभी जैसी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास वैसी ही व्यवस्थाएं थी, बस उसमें कुछ अपवाद है, तो बस उसी को ध्यान में रखना है। तो छत किस प्रकार का था, तो छत के लिए आप ध्यान रखिए कि छत निर्माण में लकड़ी होता था, मिट्टी होता था और सरकंडी का प्रयोग होता था। सरकंडे का प्रयोग किया जाता था छत निर्माण में, यानी छत की ढलाई उस समय लकड़ी, मिट्टी और सरकंडे का प्रयोग होता था। अब सीढ़ी कैसी थी, छत बन गया तो अब सीढ़ी से ऊपर भी जाना है, तो आप देखिए सीढ़ी आखिर किस प्रकार की थी उस समय। सीढ़ी, तो सीढ़ी देखिए एकदम सामान्य सीढ़ी थी, गोल या घुमावदार सीढ़ी नहीं होता था और उसके स्टेप भी ऊंचे ऊंचे होते थे। तो आप सीधा लिख दीजिए कि सीढ़ी जो है सामान्य सीढ़ी होती थी और उसके स्टेप भी ऊंचे ऊंचे होते थे, घुमावदार या अन्य किसी प्रकार के सीढ़ी का प्रमाण नहीं मिला है, तो इसे आप लिख लें। तो सीढ़ी भी हो गया, छत पे आप चले भी गए। अब आ जाइए कि आखिर जो घर का निर्माण हुआ उसमें प्रवेश के लिए क्या आखिर होता था, तो दीवार के ही बगल में, तो उसमें प्रवेश आखिर कैसे करते थे लोग, तो प्रवेश के लिए उसमें दरवाजे का प्रयोग होता था। तो दरवाजे आखिर किस प्रकार, तो दरवाजे देखिए जो आपको हम बताएं कि सड़कें जो थी और ये मान लीजिए घर है, तो घर ये हो गया, तो अब घर की जो मुख्य ये दरवाजे थे वो सड़कों के किनारे ना होकर इधर होते थे, पीछे, इधर नहीं होते थे, यानी सड़कों के पीछे खुलते थे दरवाजे। तो सड़कों के पीछे ये दरवाजे खुलते थे, इधर होते थे। इसका भी मात्र एक ही जो है अपवाद है, तो आप लिख लें कि दरवाजे, इसमें लिखें दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं खुलकर सड़कों के पीछे खुलती थी, के पीछे खुलती थी। अब इसका एक अपवाद लिखें, इसका एकमात्र अपवाद है लोथल। अब लोथल क्या है आप बताते हैं। देखिए लोथल जो है, यहाँ पे जो सड़कें हैं वो ये भवन के जो मतलब भवन के जो दरवाजे हैं वो ऐसे हैं, मान लीजिए ये आपका भवन हो गया, तो ये इसी के किनारे है, सड़कों के ही किनारे हैं, यानी सड़कों के ही तरफ खुलती है, ये लोथल है। तो इसको आप याद रखिए, एक ही अपवाद है वो लोथल है जो कि वो सड़कों के ही तरफ खुलती थी, बाकी सबके सड़कों के अपोजिट। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब आ जाइए कि रोशनदान का प्रमाण कहाँ से मिला है। रोशनदान यानी आज का वेंटिलेटर, रोशनदान का सभी जगह से प्रमाण मिला है लेकिन सर्वाधिक लोथल से, तो लोथल से सर्वाधिक इसका प्रमाण मिला है रोशनदान का। रोशनदान मतलब वेंटिलेटर, जिससे कि रोशनी आ सके अंदर में, उसका प्रमाण सभी जगह से मिला है लेकिन लोथल से सर्वाधिक मिला है। अब ये खिड़की का प्रमाण कहाँ से मिला है, खिड़की भी होगा, तो खिड़की का प्रमाण एक ही जगह से मिला है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से खिड़की का प्रमाण मिला है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो यानी अब हो गया भवन में आपको बता दिए कि भवन आखिर बनते कैसे थे, उसके सारे चीज। तो अलंकृत फर्श का प्रमाण एक याद रखिएगा, अलंकृत फर्श मतलब हो गया कि वृत्त के अंदर वृत्त के रूप में जो बनाया जाता था वो कालीबंगा से मिला है। तो कालीबंगा से अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कालीबंगा से अलंकृत फर्श का प्रमाण कालीबंगा से
आपसे पूछ भी सकता है कि अलंकृत फर्श का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो इसको भी आप नोट कर लें। अब आ जाइए कि सारी फर्श उर्स हो गया, रोशनदान हो गया और सामान्य इसकी सारी बातें हम लोग कर लिए। तो अब एक और चीज़ हम लोग ध्यान में रख लें कि आखिर शौचालय सभी घरों से, लगभग सभी घरों के आंगन में शौचालय का प्रमाण मिला है। उसी तरह सभी जगह से आप देखिएगा कि कुएं का प्रमाण मिला है सभी जगह से। फिर आप देखिएगा कि शौचालय के अलावे स्नानागार या स्नानागार का प्रमाण है। तो स्नानागार का सबसे बड़ा प्रमाण स्नानागार का, वो आप मोहनजोदड़ो जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे लिखवा भी देंगे, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो यानी अब लगभग सारी बातें हो गई कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या होते थे और क्या क्या कि कहाँ से किन किन प्रकार के प्रमाण मिले हैं। तो अब देखिए ये तो पूरी हो गई बात। अब यही जो इस प्रकार की जो नगर व्यवस्था थी वो हड़प्पा सभ्यता को त्रिभुजाकार रूप देती थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार इसकी व्यवस्थाएं थी या त्रिभुजाकार आकार इसका था। तो ये सारी बातें होंगी। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हम आज क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग इसके दुर्ग के बारे में पढ़े। तो दुर्ग पूर्वी और पश्चिमी टीलों में विभाजित था, उसको आपको बता दिए। इसके अपवाद भी हम बता दिए कि कहाँ से। लोथल में तो ये प्रमाण ही नहीं मिलता कि दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी दुर्ग में विभाजन क्या था, किस प्रकार का था, इसका नहीं है। तो आप उसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बोले कि धोलावीरा में 3 पार्ट में बटा हुआ था दुर्ग, निम्न, लोअर, अपर और मिडिल, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, लोअर मिडिल अपर। तो इसको याद रखिएगा टाउन में। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद दुर्ग के बाद हम लोग बात किए कि आखिर दुर्ग था तो अब सड़क कैसी थी। तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में राजपथ का प्रमाण मिला है और सड़क निर्माण में कालीबंगा में ईंट का प्रयोग होता था, पक्की ईंट का प्रयोग होता था। और सड़क निर्माण में कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग होता था उसकी चर्चा हम कर ली। नाली व्यवस्था एक दूसरे को समकोण काटती थी। बनावली में सड़क और नाली एक दूसरे को समानांतर गुजरती थी, यानी वो एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। इसका भी अपवाद मिला है, ये प्रमाण मिला है अपवाद में। तो इसको भी हम बता दिए। अब आ जाइए कि आखिर भवन कैसे बनता था। तो ईंट में हम बता दिए LT ऐसे प्रकार के ईंट का प्रयोग होता था। और फिर ईंट का जो ये आकार था वो 4:2:1 के अनुपात में था। उसके अलावे हम बोले कि ईंट को जोड़ने में जिप्सम, चूना पत्थर और ये मिट्टी का प्रयोग होता था, जिससे दीवार बनता था। दीवार में को सीधा रखने के लिए साहुल का प्रयोग जो होता था वो लोथल से होता था, इसका प्रमाण मिला है साहुल का। इसके अतिरिक्त हम आपसे बातें किए जो कि आखिर उसके छत के निर्माण में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो उसमें सरकंडे का प्रयोग, चूना पत्थर का प्रयोग होता था। उसके बाद आप देखिएगा कि मिट्टी का प्रयोग होता था, लकड़ी का प्रयोग होता था, इससे छत बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त हम बोले कि सीढ़ी कैसी थी। तो वहाँ घुमावदार सीढ़ी नहीं था। आज जो फैशन वाला सीढ़ी देखते हैं वो नहीं था, वो सामान्य सीढ़ी था और उसके स्टेप भी ऊंचे ऊंचे होते थे। इसकी भी हम बात कर लिए। उसके बाद हम बोले कि उसमें जो सड़कें थी उसके किनारे ना होकर उसके विपरीत दिशा में उस वहाँ की जो है ये दरवाजे होते थे। और उसका एक ही मात्र अपवाद था, वो लोथल था, जहाँ की सड़कों के ही किनारे उसके ये होते थे, दरवाजे होते थे। उसके बाद खिड़की का प्रमाण मोहनजोदड़ो से, लोथल से ही सर्वाधिक रोशनदान जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर, जो आज हम लोग आज भी यूज करते हैं उसका। और उसी से हम लोग देखते हैं कि हम लोग रोशनी भी आती है अंदर, तो इसके लिए उसका प्रयोग होता था। ये सारी बातें हम लोग कर लिए। तो चलिए, अलंकृत फर्श का भी एक प्रमाण था जो कि कालीबंगा से मिला था। बाकी सारी नगर नियोजन या नगर योजना जो है हड़प्पा की, उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। और इससे संबंधित जो भी फैक्ट था वो आपको हम लिख भी दिए और बता भी दिए और समझा भी दिए। तो इसको जब भी आप पढ़िए तो आप अभी से रिलेट करके पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। 2-4 जो नाम है वो नए होंगे, हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। और बाद में जब साइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बातें सारी रिपीट होंगी, तो रिपीट होते होते ये बातें याद भी होती चली जाएंगी। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद और इसी तरह आप बने रहें।